CH-231 आर्या को होश आया। अरे भड़क क्यों रहे हो चाचू, ऐसा क्या कह दिया? शिवाय ने हर्षवर्धन की तरफ देखकर आंख मारते हुए कहा। हर्षवर्धन बुरी तरह चिढ़ चुका था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। ऐसा नहीं था कि शिवाय ने आज पहली बार हर्षवर्धन के साथ ऐसी शरारत की हो, वह तो बचपन से ही अपने चाचू की बैंड बजाता आया था। हर्षवर्धन फिर से विंडो की तरफ देखने लगा और तभी शिवाय का फोन फिर से रिंग हुआ। इस बार शिवाय ने ड्राइवर को देखकर कहा, अंडरस्को, गाड़ी साइड में लगाओ। ई फ्लैट आगे। ड्राइवर ने गाड़ी साइड में लगा ली। वही हर्षवर्धन हैरानी से शिवाय को देख रहा था। शिवाय ने एक बार फिर अपने चाचू की तरफ आंख मारी और गाड़ी से उतर गया। शिवाय दूर जाकर फोन पर बात करने लगा। हर्षवर्धन हाथ बांधे शिवाय को ही देख रहा था। शिवाय किसी से हंस हंसकर बात कर रहा था। बीच बीच में हर्षवर्धन को देखता तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट और बड़ी हो जाती। हर्षवर्धन मन ही मन सोच रहा था कि अंडरस्को, आखिर वह किस बात कर रहा है। वही शिवाय किसी और से नहीं बल्कि हीर से बात कर रहा था और हर्षवर्धन के इम्प्रेशन हीर को बता रहा था। हीर हर्षवर्धन के बारे में सुनकर जोर जोर से हंस रही थी। करीब 10 मिनट बात करने के बाद शिवाय ने फोन कट किया और हर्षवर्धन के पास आकर बोला, अंडरस्को, चले चाचू। हर्षवर्धन ने हाँ में गर्दन हिला दी और दोनों ही गाड़ी में बैठ गए। थोड़ी देर बाद दोनों ही रघुवंशी इंडस्ट्रीज पहुंच गए। थोड़ी देर बाद रघुवंशी ब्रदर्स एक मीटिंग में बैठे हुए थे। सब उस मीटिंग को ध्यान से अटेंड कर रहे थे। वह मीटिंग करीब 2 घंटे चली। थोड़ी देर बाद मीटिंग खत्म हो गई। स्टाफ के कुछ मेंबर कॉन्फ्रेंस रूम से चले गए। वही रघुवंशी बॉयज चेयर पर लीन हो गए, जैसे वह कितने बड़े जंग जीत कर आए हो। तभी राजवीर ने कॉन्फ्रेंस रूम का गेट खोला। सबकी नज़र गेट पर गई और राजवीर ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अंडरस्को, लिटिल गर्ल को होश आ गया। सबका मुंह खुला का खुला रह गया। सब हैरानी से राजवीर को देख रहे थे। वही शिवाय के मन में तो अजीब सी हलचल हो रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी आंखें नम होने के लिए तैयार थी, लेकिन शिवाय अपने इमोशंस कंट्रोल करने में माहिर था। शिवाय को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी छुई मुई ठीक हो गई। आखिर कल रात ही तो वह उससे मिलकर आया था। सबने एक साथ फिर पूछा, अंडरस्को, तुम सच कह रहे हो? राजवीर ने फिर से मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। सब अपनी जगह से खड़े हो गए और फिर एक साथ केबिन से बाहर निकले, जैसे मजदूरों की छुट्टी हो गई हो। किसी ने भी वक्त नहीं गवाया और तेज कदमों से सब रघुवंशी इंडस्ट्री से बाहर आ गए। सब जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठे और वहां से चले गए। करीब 1 घंटे बाद रघुवंशी इंडस्ट्रीज की 4 गाड़ियां एक के बाद एक बड़े से हॉस्पिटल के बाहर रुकी। वरदान और वंशिका आर्या को लेकर अस्पताल आए थे, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें सजेस्ट किया था कि वह अस्पताल जाकर आर्या का चेकअप करा ले। बेशक उसे होश आ गया हो, लेकिन अभी आर्या के बहुत सारे चेकअप कराने जरूरी थे। वही गाड़ी में से शिवाय जल्दी से बाहर आया और तेज कदमों से हॉस्पिटल के अंदर जाने लगा। वही पूरी रघुवंशी फैमिली उसके पीछे पीछे चल रही थी और तभी दिव्यांश को शरारत सूझ गई और वह शिवाय के आगे आगे चलने लगा, जिस वजह से शिवाय को रास्ता नहीं मिल रहा था, या कह सकते हैं दिव्यांश जानबूझकर शिवाय को रास्ता दे नहीं रहा था। शिवाय भी कोई दूध पीता बच्चा नहीं था जो दिव्यांश की शरारतों को समझ ना पाए, इसलिए उसने चाचू को देखकर कहा, अंडरस्को, चाचू इसे समझा लो वरना बताऊंगा नहीं। दृष्टि भाभी कहाँ है? ये सुनते ही दिव्यांश ने पीछे पलटकर शिवाय के सीने पर हल्का सा हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए कहा, अंडरस्को, ये क्या बात हुई कि तू बात बात पर दृष्टि की धमकी देता है? लेकिन शिवाय ने दिव्यांश की बात पर रिएक्ट नहीं किया, बल्कि उसे हल्का सा धक्का देकर एक साइड हटा दिया और तेज कदमों से हॉस्पिटल के कॉरिडोर से होता हुआ आर्या के कमरे तक चला गया। शिवाय सीधा वरदान के पास गया। वरदान और वंशिका दोनों ही आर्या के कमरे के बाहर खड़े हुए थे। अंदर आर्या का चेकअप चल रहा था। शिवाय ने वरदान की ओर देखकर कहा, अंडरस्को, कैसी है मेरी छुई मुई? वरदान ने कहा, अंडरस्को, ठीक है, सुबह ही होश आया था। मैंने डॉक्टर को बुलाया तो उसने चेकअप करके कहा
कि आर्या अपने संस में है, लेकिन इसका चेकअप करा लेना चाहिए, इसलिए मैं उसे लेकर हॉस्पिटल आ गया और तभी मैंने राजवीर को कॉल करके सब कुछ बता दिया। पूरी रघुवंशी फैमिली कॉरिडोर में ही इंतजार करती रही, वहीं हर्षवर्धन जाकर वरदान से बातें करने लगा। करीब 1 घंटे तक सब कॉरिडोर में इधर उधर चक्कर लगाते रहे। शिवाय का तो एक एक मिनट काटना बहुत भारी हो रहा था, वह तो बस एक बार अपनी छुई मुई को देखना चाहता था, लेकिन जब तक चेकअप नहीं हो जाता डॉक्टर ने किसी को भी आर्या से मिलने की परमिशन नहीं दी थी। थोड़ी देर बाद आर्या के कमरे का गेट खुला और शिवाय की दिल की धड़कनें तेज हो गई। डॉक्टर ने वरदान से जाकर कहा, अंदस को आप अपनी बेटी से मिल सकते हैं। वंशिका की आंखों में आंसू थे, जो बह गए, लेकिन इस बार वह खुशी के आंसू थे। वरदान और वंशिका धीरे कदमों से आर्या के कमरे में आए। धीरे धीरे पूरी रघुवंशी फैमिली आर्या के कमरे में चली गई, लेकिन शिवाय उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही थी। वह तो अपने दिल की धड़कनों को कंट्रोल करने के लिए कॉरिडोर में ही खड़ा हुआ था। कुछ देर अपने आप को कंट्रोल करने के बाद शिवाय ने एक मुस्कुराहट के साथ दिल पर हाथ रख कर कहा, अंदस को आई लव यू छुई मुई। वहीं दूसरी तरफ आर्या बेड से टेक लगाकर बैठी हुई थी। आर्या काफी कमजोर हो गई थी, उसे बैठने के लिए भी सहारे की जरूरत थी। नर्स ने अच्छे से पिलो लगाकर उसे बैठाया था। छुई मुई ने वरदान और वंशिका को देखा और फिर हैरान होकर डॉक्टर को और धीरे से बोली, अंदस को डॉक्टर ये कौन है? ये सुनते ही वरदान और वंशिका हैरान हो गए, उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वही पूरी रघुवंशी फैमिली भी ये सब सुनकर हैरान थी। डॉक्टर ने आर्या को देखकर कहा, अंदस को ये तुम्हारे माँ पापा है, क्या तुम्हें याद नहीं? आर्या ने धीरे से ना में गर्दन हिला दी। डॉक्टर ने कहा, अंदस को कोई बात नहीं, शायद तुम एक लंबे समय तक कोमा में रही हो, जिस वजह से तुम्हारी याददाश्त चली गई है। ये तुम्हारे पापा है और ये तुम्हारी माँ। वरदान और वंशिका ने आर्या को देखकर हाँ में गर्दन हिला दी, जैसे कहना चाहते हो, अंदस को हाँ बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं। आर्या ने हल्का सा मुस्कुराकर अपनी बाहें फैला दी और वंशिका जल्दी से आकर आर्या के गले लग गई। वंशिका के आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन इस बार वह आंसू खुशी के थे। वही शिवाय ने खुद को संभाला और कमरे के अंदर आया। वह कुछ सेकंड तक आर्या को ही देखता रहा। शिवाय धीरे कदमों से आर्या के करीब जाने लगा। तभी दिव्यांश ने पीछे से कहा, अंदस को शिवाय। लेकिन शिवाय ने दिव्यांश का पुकारना इग्नोर कर दिया। दिव्यांश ने एक बार फिर शिवाय को रोकते हुए कहा, अंदस को शिवाय, मेरी बात तो सुनो। लेकिन शिवाय ने अपनी जेब में से एरोप्लेन के टिकट निकाले और दिव्यांश के हाथ में रखकर कहा, अंदस को ले दिव्यांश, आज रात ही निकल जा, ये टिकट आज रात की ही है और अपने साथ सांझ को भी ले जाना। दिव्यांश ने टिकट तो पकड़ लिए और वह खुश भी हो गया, लेकिन उसने एक बार फिर शिवाय का हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, अंदस को शिवाय, छुई मुई अपनी याददाश्त भूल गई है। ये सुनते ही शिवाय को झटका सा लग गया। शिवाय ने पलटकर हैरानी से आर्या को देखा, लेकिन आर्या ने शिवाय को नहीं देखा, वह तो बस वंशिका और वरदान से ही बातें कर रही थी। शिवाय कंटिन्यू आर्या को ही देखता रहा और तभी आर्या ने भी एक बार शिवाय को देखा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जहां शिवाय की आंखों में उम्मीद थी, वहीं आर्या की आंखों में सिर्फ अजनबीपन था। आर्या ने अपनी नज़रें शिवाय की नज़रों के सामने से हटा ली और फिर से वंशिका से बातें करने लगी। वही शिवाय तो जहां खड़ा था वही सुन होकर खड़ा रहा। तभी हर्षवर्धन उसके पास आकर बोला, अंदस को शॉर्ट टाइम मेमोरी है, जल्दी वापस आ जाएगी और तुम्हें पता है। आर्या की आवाज वापस आ गई है, टेंशन मत ले शिवाय, सब ठीक हो जाएगा। देख तेरी आंखों के सामने ही आर्या बिल्कुल ठीक ठाक बैठी है, उसे थोड़ा वक्त दे, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर हम उसे पूरे रस्म के साथ रघुवंशी मेंशन ले आएंगे, तो समझ रहा है ना शिवाय? शिवाय ने धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन ने एक बार फिर शिवाय को संभालते हुए कहा, अंदस को शिवाय, परेशान मत हो, टेंशन मत ले। शिवाय ने हर्षवर्धन की ओर देखकर मुस्कुराकर कहा, अंदस को
चाचू टेंशन मैं नहीं लेता, टेंशन तो दिव्यांश लेगा है। दिव्यांश हैरानी से शिवाय को देख रहा था। दिव्यांश कुछ समझ पाता उससे पहले ही शिवाय ने दिव्यांश के हाथों से एरोप्लेन की टिकट खींचते हुए कहा, अंडरस्को, अगर मेरी छुई मुई में मुझे नहीं पहचानती तो ये भी दृष्टि को मेंशन लेकर नहीं आएगा। ये सुनते ही हर्षवर्धन ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली। सिचुएशन जो भी थी शिवाय उसे सीरियसली नहीं लेता था, ये बात हर्षवर्धन भूल कैसे गया। वही दिव्यांश हल्के गुस्से में बोला, अंडरस्को, चाचू इसे समझा लो, वरना सच कहता हूँ यही मारूंगा, यही पड़ा रहेगा अपनी छुई मुई के साथ, अपनी हड्डियां तुड़वाकर अस्पताल में पड़ा रहेगा। चुपचाप मेरी टिकट वापस करवा दो, चाचू देख लो वरना मैं। वही शिवाय एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ 2 कदम पीछे हटकर बोला, अंडरस्को, मैं तो नहीं देने वाला। वही दिव्यांश एक कदम आगे बढ़कर बोला, अंडरस्को, शिवाय बहुत हुआ मुझे टिकट दे। लेकिन शिवाय मुस्कुराकर इधर उधर भागने लगा और दिव्यांश उसके पीछे पीछे भागने लगा। शिवाय कभी वरदान के पीछे जाता, कभी वंशिका के, कभी आर्या के पूरे बेड का चक्कर लगा देता, कभी राजवीर के पीछे जाता और दिव्यांश भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था। ये सब देखकर डॉक्टर भी बहुत हैरान थे। आखिर दोनों भाई रघुवंशी फैमिली के बेटे थे और एक मैच्योर पर्सनैलिटी थे, लेकिन बच्चों की तरह लड़ रहे थे। वहाँ 2 डॉक्टर थे जो काफी सीनियर थे। उन्होंने दिव्यांश और शिवाय को देखकर हैरानी से हर्षवर्धन की ओर देखा, जैसे पूछना चाहते हो, अंडरस्को, इन दोनों को भी कोई मानसिक बीमारी है। हर्षवर्धन ने हल्का सा मुस्कुराकर अपने माथे में हथेली मार ली और फिर धीरे से बोला, अंडरस्को, नहीं, बीमारी तो नहीं है। एक डॉक्टर ने धीरे से फिर पूछा, अंडरस्को, मिस्टर रघुवंशी ये आपके? हर्षवर्धन ने दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्को, हाँ ये कुत्ते मेरे ही बच्चे हैं। शिवाय अब भी पूरे कमरे में भाग रहा था और दिव्यांश उसके पीछे पीछे भाग रहा था। यह नज़ारा देखकर आर्या को भी हंसी आ गई और उसके चेहरे की मुस्कुराहट भी बड़ी हो गई। वही राजवीर और विराज का तो हंस हंसकर बुरा हाल था और पैंथर वह तो बेचारा हंस हंसकर जमीन पर ही बैठ गया। वही दिव्यांश शिवाय के पीछे भागता हुआ बोला, अंडरस्को, चाचू इसे कह दो टिकट वापस दे देगा, वरना सच कहता हूँ हड्डियां तोड़ दूंगा इसकी। चाचू इसने प्रॉमिस किया था कि आज शाम को मुझे टिकट देगा। चाचू मैंने एक मिनट कैसे गुजार रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। वही शिवाय भी हंसता हुआ आगे आगे भाग रहा था और फाइनली शिवाय हर्षवर्धन के पीछे आ गया। वही हर्षवर्धन ने दांत पीसकर वरदान की ओर देखकर कहा, अंडरस्को, देख रहे हैं राजावत साहब, कैसे जानवरों के बीच में रहता हूँ मैं। हर्षवर्धन जानता था कि शिवाय से तो किसी बात की उम्मीद कर ही नहीं सकते, लेकिन दिव्यांश वह तो उनका आइडियल बेटा था। हर्षवर्धन ने दिव्यांश को देखकर कहा, अंडरस्को, ये तो पागल है, लेकिन तू तो मेरा समझदार बेटा है ना। तू मान जा, कम से कम सिचुएशन तो देख लिया करो, हर जगह बच्चों की तरह मत लड़ा करो। खुद तो चले गए और मेरे सिर पर इन टार्जन को छोड़ गए। हर्षवर्धन फिर पलटकर शिवाय से गुस्से में बोला, अंडरस्को, जाकर मर जाओ, कहीं मेरा जीना हराम किया हुआ है, हर जगह मेरी नाक कटा रखी है। अब तो वरदान से भी हंसी रुकी नहीं और वह भी हंसने लगा। तभी आर्या ने वरदान की कलाई पकड़कर उसे बच्चों की तरह हिलाते हुए पूछा, अंडरस्को, ये कौन है? वरदान कुछ बोलता उससे पहले है दिव्यांश ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, अंडरस्को, आर्या मैं दिव्यांश रघुवंशी, तुम्हारी बड़ी बहन दृष्टि का हस्बैंड। आर्या ने फिर शिवाय की तरफ उंगली की जैसे पूछना चाहती हो और ये। शिवाय कुछ बोलता उससे पहले ही दिव्यांश ने कहा, अंडरस्को, ये हमारे घर का चौकीदार। ये सुनते ही सब और जोर जोर से हंसने लगे और शिवाय का चेहरा उतर गया। वह गुस्से में दिव्यांश को देखकर बोला, अंडरस्को, अब तो बिल्कुल नहीं दूंगा। दिव्यांश बोला, अंडरस्को, पहले कौन सा दे रहा था? शिवाय बोला, अंडरस्को, पहले तो दे भी देता, अब तो बिल्कुल नहीं दूंगा। वही सब अब भी हंस रहे थे और आर्या भी मुस्कुरा रही थी। तभी डॉक्टर ने कहा, अंडरस्को, पेशेंट आज ही ठीक हुआ है और आप सब ने उसे इतना डिस्टर्ब कर दिया, प्लीज आप सब बाहर जाइए, पेशेंट को रेस्ट करना है।
हर्षवर्धन को गुस्सा आ गया। उसने एक हाथ से शिवाय का कॉलर पकड़ा और दूसरे हाथ से दिव्यांश की कलाई और उन्हें खींचता हुआ बाहर ले गया। तभी विराज आर्य के पास आया और बोला, अंडस्को, मैं विराज दिव्यांश भैया का छोटा भाई। ऐसे ही राजवीर ने भी आर्या को इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, अंडस्को, मैं राजवीर विराज और दिव्यांश का जीजा। CH-232 दिव्यांश गया अमेरिका। तभी डॉक्टर ने कहा, अंडस्को, पेशेंट आज ही ठीक हुआ है और आप सब ने उसे इतना डिस्टर्ब कर दिया, प्लीज आप सब बाहर जाइए, पेशेंट को रेस्ट करना है। हर्षवर्धन को गुस्सा आ गया। उसने एक हाथ से शिवाय का कॉलर पकड़ा और दूसरे हाथ से दिव्यांश की कलाई और उन्हें खींचता हुआ बाहर ले गया। तभी विराज आर्य के पास आया और बोला, अंडस्को, मैं विराज दिव्यांश भैया का छोटा भाई। ऐसे ही राजवीर ने भी आर्या को इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, अंडस्को, मैं राजवीर विराज और दिव्यांश का जीजा। अब आगे आर्या दोनों से मिलकर खुश हुई। वहीं आर्या विराज की पर्सनैलिटी से थोड़ा सा इम्प्रेस भी हो रही थी। थोड़ी देर बाद विराज और राजवीर दोनों ही उसके कमरे से बाहर चले गए। वहीं दूसरी तरफ हर्षवर्धन अपने दोनों भतीजे को खींचता हुआ अस्पताल के पार्किंग में ले आया। हर्षवर्धन ने दोनों को डांटते हुए कहा, अंडस्को, तुम दोनों बड़े हो जाओगे कि नहीं? हर जगह मेरी बेइज्जती कर रखी है। ऐसे लड़ते हो जैसे 3-4 साल के बच्चे हो। शर्म नहीं आती? कोई तुम्हें देखेगा तो क्या सोचेगा? कितने बड़े बिजनेस टाइकून होने के बाद भी ऐसे लड़ते हैं जैसे गली के बच्चे हर बात पर लड़ते हैं। दिव्यांश अपनी सफाई देता हुआ बोला, अंडस्को, चाचू आप एक बात बताओ, अगर आर्या की याददाश्त चली गई तो इसमें मेरी क्या गलती? ये मुझे टिकट क्यों नहीं दे रहा? और अगर टिकट नहीं देना चाहता तो ना दे, मुझे बस ये बता दे मेरी छुई मुई है कहाँ? ये सुनते ही शिवाय गुर्राया, अंडस्को, अबे छुई मुई मेरी है, तेरी शिकंजी है। दिव्यांश खुद में ही दांत पिसता हुआ बोला, अंडस्को, तेरी वजह से इतना दिमाग खराब हो गया है कि जुबान पर भी छुई मुई आ गया। कहना तो मैं शिकंजी ही चाहता था। दोनों फिर से बहस करने लगे। हर्षवर्धन ने कहा, अंडस्को, बस करो तुम दोनों। हर्षवर्धन ने फिर शिवाय की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, इसे टिकट दे। शिवाय बच्चों की तरह मुंह बनाकर हाथ बंधे खड़ा हो गया, जैसे वह कितना नाराज हो। हर्षवर्धन ने कहा, अंडस्को, शिवाय मेरे सामने नौटंकी नहीं चलेगी। ये मासूमियत जाकर अपनी चाची के सामने दिखाना, मेरे सामने नहीं। मैं जानता हूँ तू कितना मासूम है, और मुझे ये भी पता चल गया कि जब तक तेरी आर्या ठीक नहीं होगी तू मुझे हीर से नहीं मिलवा पाएगा। दिव्यांश हैरान होते हुए बोला, अंडस्को, इसे पता है चाची कहाँ है? हर्षवर्धन ने कहा, अंडस्को, ये त्रिकालदर्शी है, इसे सब कुछ पता होता है, बस ये हमें बताता नहीं। खैर छोड़ो, ये मुझे कमजोर समझता है तो मैं भी इसे बता दूं मैं कमजोर नहीं हूँ, अपनी हीर का इंतजार कर सकता हूँ, इसकी तरह नहीं कि दूसरों की लव स्टोरी में टांग अड़ा दूं। हर्षवर्धन ये बात बहुत सीरियस होकर बोल रहा था। आखिर हर्षवर्धन भी तो पिछले 4 महीनों से हीर से दूर था। शिवाय ये बात जानता था कि हर्षवर्धन भी इस वक्त दर्द में है, लेकिन शिवाय अपने प्लान में कोई गड़बड़ नहीं चाहता था, इसलिए उसने हर्षवर्धन के बातों का जवाब नहीं दिया। हर्षवर्धन ने शिवाय के हाथ से वह टिकट ली और दिव्यांश के हाथ में रखते हुए बोला, अंडस्को, लो भर लो अपने प्यार की उड़ान, खाली हाथ वापस मत आना, घर की बहू को लेकर ही आना और मेरी बात कान खोल कर सुन लो। दृष्टि आसानी से नहीं मानेगी, उसे मनाने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी, लेकिन तुम रघुवंशी परिवार की बहू को वापस लेकर ही आना। टिकट मिलते ही दिव्यांश खुश हो गया। उसने टिकट खोलकर देखा तो वह टिकट अमेरिका की थी। दिव्यांश की आंखें खुल गई। दिव्यांश कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही शिवाय ने कहा, अंडस्को, तूने दृष्टि की जिस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली थी वह डॉक्टर अमेरिका में ही है और दृष्टि का परसों ऑपरेशन होगा और उसके 2 या 3 दिन बाद उसके आँखों की पट्टी खुल जाएगी। मैं चाहता हूँ दृष्टि जब आंखें खोले तो तुझे देखे। अब तू देर मत कर, चला जा। दिव्यांश की आंखों में बहुत सारे सवाल थे जो शिवाय ने समझ लिए थे।
दिव्यांश बोला, लेकिन मैंने तो अपॉइंटमेंट आज से 3 महीने पहले के ली थी। इस पर शिवाय ने कहा, हाँ, लेकिन उस वक्त दृष्टि ऑपरेशन करने की हालत में नहीं थी, इसीलिए मैंने और राजवीर ने मिलकर दोबारा से अपॉइंटमेंट ली और बहुत मुश्किलों से प्लानिंग करके शौर्य और दृष्टि को डॉक्टर के पास भेजा है। अब यहाँ खड़ा होकर मेरे जले पर नमक मत छिड़क, जितनी जल्दी हो सके चला जा और अपने साथ सांझ को भी ले जाना। इस पर दिव्यांश ने कहा, लेकिन सांझ को वहाँ क्यों लेकर जाऊं? सांझ का वहाँ क्या काम? शिवाय ने कहा, सांझ और शौर्य के बीच में भी थोड़ी बहुत दोस्ती है, अगर शौर्य को कोई बिजी रख सकता है तो वह सांझ है, वरना शौर्य तो तुझे दृष्टि को देखने भी नहीं देगा, मिलना तो दूर की बात, इसीलिए कह रहा हूँ उसे भी साथ में ले जा। दिव्यांश ने खुश होकर शिवाय को गले लगा लिया और उस पर अपनी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत करते हुए कहा, सच में शिवाय, आई लव यू, तू बहुत अच्छा भाई है। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि जल्दी से साली साहिबा ठीक हो जाए और वह भी रघुवंशी मेंशन आ जाए, फिर हम दोबारा से सब साथ में रहेंगे, खुश रहेंगे और फिर मिलकर अपने दुश्मनों की बैंड बजाएंगे। शिवाय ने कहा, बस ज्यादा इमोशनल मत हो, चल अब घर चलते हैं। रघुवंशी मेंशन। दिव्यांश तैयार होकर हाल में आ गया था, वही सांझ वह किचन में डिनर की तैयारी करवा रही थी। दिव्यांश ने आवाज लगाकर सांझ को अपने पास बुलाया, थोड़ी ही देर में सांझ दिव्यांश के सामने जाकर खड़ी हो गई। वही हर्षवर्धन और शिवाय दोनों सोफे पर बैठे हुए थे। दिव्यांश ने कहा, सांझ, शौर्य और दृष्टि अमेरिका में है। ये सुनते ही सांझ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसने बड़ी सफाई से उस मुस्कुराहट को छुपा लिया। दिव्यांश ने आगे कहा, तुम भी मेरे साथ चलो, शिवाय ने तुम्हारी भी टिकट बुक करवा दी है। ये सुनते ही सांझ ने चोर नजरों से शिवाय को देखा। शिवाय मोबाइल में बिजी था, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वह जानता था सांझ उसे देख रही है। जाने अनजाने शिवाय को सांझ के दिल की हालत भी पता चल गई थी। दिव्यांश सांझ के जवाब का इंतजार कर रहा था, वही सांझ को डायरेक्ट बोलते हुए थोड़ी सी हेसिटेशन हो रही थी, इसलिए उसने ना करते हुए कहा, नहीं जीजू, भला मैं क्या करूंगी जाकर। इस पर दिव्यांश ने कहा, मैं वहां अकेला जा रहा हूं, तुम साथ में चलोगी तो मुझे कंपनी मिल जाएगी, अब ज्यादा सोचो मत, चलो जाकर जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, फिर हम निकलते हैं। सांझ के पास अपने कपड़े नहीं थे, उसे तो रूही ने अपने कुछ नए कपड़े दे दिए थे, जिसे वह पहन लेती थी। रघुवंशी मेंशन में इतनी टेंशन चल रही थी कि किसी ने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया कि सांझ के पास उसका कोई सामान नहीं है। सांझ तो बस कभी रूही, कभी हीर और कभी आर्या का सामान इस्तेमाल कर लेती थी। सांझ कुछ बोलती उससे पहले ही शिवाय ने कहा, दिव्यांश, सांझ को ऐसे ही अपने साथ ले जाओ, कपड़े तो तुम वहां भी खरीद सकते हो। क्वोट। फिर उसने सांझ को देखकर कहा, सांझ जल्दी से रेडी होकर आओ। सांझ कुछ बोलती उससे पहले ही शिवाय ने उस पर दबाव बनाते हुए कहा, सांझ इतना वक्त नहीं है, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, 2 घंटे पहले भी पहुंचना होता है, जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। सांझ अपने कमरे की ओर चली गई। सांझ खुश थी कि वह शौर्य से मिलेगी, लेकिन उसकी खुशी सिर्फ शिवाय समझता था, कोई और नहीं, इसीलिए शिवाय ने उसकी भी टिकट बुक करवा दी थी। आखिर शिवाय था तो शौर्य का दोस्त ही, अपने दोस्त के लिए इतना तो वह कर ही सकता था। बस अब शिवाय को पता लगाना था कि सांझ वही लड़की है या नहीं, जो शौर्य को कॉलेज में गुमनाम गिफ्ट भेजती थी। वही सांझ जब अपने कमरे में गई तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, जो पिछले 5 महीनों में पहली बार आई थी। हालांकि सांझ ये भी नहीं जानती थी कि शौर्य उसे पसंद करता है या नहीं, ये भी नहीं जानती थी कि शौर्य की जिंदगी में कोई और तो नहीं है। फिर भी सांझ एक उम्मीद का दामन पकड़े हुए खुश थी। सांझ के प्यार में बहुत सब्र था और अब भी सांझ सब्र से काम ले रही थी। सांझ 10 मिनट में तैयार होकर नीचे आ गई। सांझ ने एक वाइट पेप्लम टॉप और ब्लैक कलर की जीन्स पहनी हुई थी,
जिसमें वह और दिन से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। शिवाय ने एक नज़र सांझ को देखा तो मन ही मन कहा, अंडस्को, क्या बात है? शौर्य से मिलना है। ये बात जानकर तो सांझ 10 मिनट में ही तैयार हो गई, वरना तो लड़कियां 10 घंटे में भी तैयार नहीं होती। शिवाय ने फिर ऊपर से नीचे सांझ को देखा। सांझ फिजिकली आर्य जैसी लगती थी। शिवाय ने फिर मन ही मन कहा, अंडस्को, इस छोटी सी लड़की को मैं भाभी कैसे बोलूंगा? नहीं यार, मैं इसे भाभी नहीं बोलूंगा, मैं इसे सांझ ही कहूंगा। कहाँ मैं लंबा चौड़ा, कहाँ ये चुहियासी। खैर छोड़ो, जो भी है बहुत अच्छी, बिल्कुल मेरी छुई मुई जैसी। राजस्थान एयरपोर्ट। दिव्यांश और सांझ दोनों ही अपनी फ्लाइट अनाउंस होने का वेट कर रहे थे। दोनों ही बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे थे। दोनों ही एक साइड थे। दोनों से ही वक्त कट नहीं रहा था। बस दिव्यांश की बेचैनी उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी, वही सांझ जैसे तैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखा हुआ था। हर्षवर्धन, शिवाय और पैंथर तीनों ही उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने आए थे। वहीं राजवीर अपने घर जा चुका था। अगले ही पल उन दोनों की फ्लाइट अनाउंस हो गई। हर्षवर्धन ने कहा, अंडस्को, दिव्यांश ध्यान से जाना, सांझ का ख्याल रखना, ये अब भी मेडिसिन खाती है, इसे टाइम से मेडिसिन दे देना। सांझ बीच में बोली, अंडस्को, नहीं चाचू, मैं अपनी मेडिसिन को ध्यान रखूंगी, जीजू को परेशान मत कीजिए, मैं वादा करती हूँ टाइम से मेडिसिन ले लूंगी। हर्षवर्धन ने एक बार फिर बड़े का फर्ज निभाते हुए कहा, अंडस्को, तुम दोनों के हाथ जोड़कर कहता हूँ, कुछ उल्टा सीधा काम मत करना, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। दिव्यांश, शौर्य कुछ भी कहे, कुछ भी करें, वह तुझे मारे भी तो मार खा लेना, लेकिन उस लड़के को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उस लड़के ने बहुत कुछ झेल लिया और प्लीज हो सके तो सारी चीजें प्यार से निपटाने की कोशिश करना। तू मेरा प्यारा बेटा है, मैं तुझसे इस बात की उम्मीद तो कर ही सकता हूँ। हर्षवर्धन ने फिर सांझ को देखकर कहा, अंडस्को, तुम तो हो ही रिया की कार्बन कॉपी, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, फिर भी मेरे दिव्यांश का ध्यान रखना। सांझ ने हमें गर्दन हिला दी और देखते ही देखते दोनों एयरपोर्ट के अंदर चले गए। शिवाय ने पैंथर की कमर पर हाथ मार कर कहा, अंडस्को, और भाई पूर्वी कहाँ है? तुझे अपनी सेटिंग नहीं करनी या तूने परमानेंट ब्रेकअप कर लिया? कहाँ छोड़कर आया पूर्वी को? पैंथर के जख्म शिवाय ने थोड़े से कुरेद दिए। पैंथर ने कसम खा ली थी कि अब वह कभी भी पूर्वी से नहीं मिलेगा। आखिर पूर्वी की वजह से ही तो रघुवंशी मेंशन पर इतनी प्रॉब्लम आई है। पैंथर ने अपनी आंखों पर शेड्स चढ़ाते हुए कहा, अंडस्को, छोड़िए ना सर, पूर्वी जहाँ है ठीक है, आप सब ठीक हो, मेरे लिए यही काफ़ी है। रही बात मेरी, जब मुझे लगेगा शादी कर लेनी चाहिए तो कोई अच्छी लड़की देख कर लूँगा, मेरी टेंशन मत लीजिए। शिवाय ने कहा, अंडस्को, कोई और अच्छी लड़की मतलब पूर्वी से नहीं करेगा। पैंथर अब तक गाड़ी के पास आ गया था। वह ड्राइविंग सीट पर बैठा और उसने बेल्ट लगाते हुए कहा, अंडस्को, मैं पूर्वी को भूल गया हूँ, उसे दोबारा अपनी जिंदगी में नहीं चाहता। उसे बचाने के लिए मैंने बहुत कुछ खोया है, अब दोबारा अपनी जिंदगी में लाकर उसकी लाइफ से रिस्क नहीं ले सकता। शिवाय भी अब पैंथर के बराबर में बैठ गया था। शिवाय ने कहा, अंडस्को, बड़ा कमजोर प्यार है तेरा। एक हवा के झोंके से ही तेरा और उसका ब्रेकअप हो गया। कहाँ तो तू पूरे मेंशन में पूर्वी पूर्वी करता हुआ घूमता था और कहाँ तूने एक ही झटके में अपना और उसका रिश्ता खत्म कर दिया। और तभी पैंथर का फोन वाइब्रेट हुआ। दोनों की नज़र डैशबोर्ड पर रखे हुए पैंथर के फोन पर गई। उस पर पूर्वी का नाम फ्लैश हो रहा था। पैंथर ने फोन उठाया और पूर्वी का फोन कट कर दिया। पिछले 5 महीने में पूर्वी ने ना जाने कितनी बार पैंथर को कॉल किया था, लेकिन पैंथर ने एक बार भी पूर्वी का फोन रिसीव नहीं किया। पूर्वी भी हार नहीं मान रही थी, रोज 2-3 बार कॉल करती थी और पैंथर हर बार उसकी कॉल डिस्कनेक्ट कर देता था। शिवाय ने कहा, अंडस्को, अच्छा मतलब ब्रेकअप तेरी साइड से हुआ है, उसकी साइड से नहीं? वह तो आज भी तुझे कॉल करती है, मतलब उसका प्यार अभी भी तेरे लिए वैसा का वैसा ही है, जबकि तूने उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। पैंथर को अब गुस्सा आने लगा, उसका हाथ स्टीयरिंग पर कस गया।
पेंथर ने गाड़ी का गियर चेंज करते हुए कहा, अंडरस्को, कुछ भी समझ लीजिए सर, लेकिन अब मेरा और पूर्वी का कोई रिश्ता नहीं और ना ही मैं पूर्वी से कोई रिश्ता रखना चाहता हूँ। शिवाय ने कहा, अंडरस्को, तू रह लेगा क्या पूर्वी के बिना? पेंथर ने कहा, अंडरस्को, पिछले 5 महीने से रह तो रहा हूँ, जैसे पिछले 5 महीने काट लिए, ऐसे ही 50 साल भी काट लूंगा, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। शिवाय ने अब कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन बोला, अंडरस्को, कैसे फिक्र ना करूं? तू भी तो मेरे भाई जैसा ही है, हम भाई खुश रहेंगे और तू पूर्वी की यादों में जिएगा, ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगा। बहुत जल्द पूर्वी भी तेरी जिंदगी में आएगी, मैं लेकर आऊंगा। क्या शिवाय पूर्वी को ले आएगा? CH 233 रूही राजवीर। शिवाय ने कहा, अंडरस्को, तू रह लेगा क्या पूर्वी के बिना? पेंथर ने कहा, अंडरस्को, पिछले 5 महीने से रह तो रहा हूँ, जैसे पिछले 5 महीने काट लिए, ऐसे ही 50 साल भी काट लूंगा, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। शिवाय ने अब कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन बोला, अंडरस्को, कैसे फिक्र ना करूं? तू भी तो मेरे भाई जैसा ही है, हम भाई खुश रहेंगे और तू पूर्वी की यादों में जिएगा, ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगा। बहुत जल्द पूर्वी भी तेरी जिंदगी में आएगी, मैं लेकर आऊंगा। ये फ्लैट आगे वही। राजवीर जब अपने घर पहुंचा तो उसकी आंखें भी हैरानी से फैल गई। रूही सोफे पर सो रही थी। राजवीर कुछ सेकंड तक रूही को ही देखता रहा। रूही सोते हुए भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। राजवीर ने फिर रूही को देखकर हल्का सा मुस्कुराकर मन ही मन कहा, अंडरस्को, 4 पराठे खाएगी तो यही हाल होगा। थोड़ी देर रूही को निहारने के बाद राजवीर ने नोटिस किया कि पूरे घर में पानी फैला हुआ है। राजवीर की नज़र धीरे धीरे अपने पैरों के पास गई तो उसने देखा उसके शूज ऑलमोस्ट पूरे भीग गए हैं। राजवीर ने पूरे फर्श को देखा, जहां पानी ही पानी था। जहां जहां कालीन बिछा हुआ था वह सारा भीग गया था। पानी का लेवल 2 इंच ऊपर तक था। घर की छोटी मोटी चीज पानी में तैर रही थी। वही रूही तो इन सब से बेखबर बस सो रही थी। राजवीर को समझते देर नहीं लगी कि रूही ने टंकी चला दी और उसे बंद नहीं किया। ये सारा नज़ारा देखकर राजवीर की बोएं तन गई। उसे इस वक्त रूही पर बहुत गुस्सा आ रहा था। राजवीर की मुस्कुराहट जो कुछ सेकंड ही उसके चेहरे पर आई थी, वह हवा में गायब हो गई और वह जोर से चिल्लाया, अंडरस्को, रूही। राजवीर इतनी तेज चिल्लाया था कि रूही की आंख खुल गई। रूही ने मुस्कुराकर राजवीर को देखा और बोली, अंडरस्को, तुम आ गए। राजवीर गुस्से में चिल्लाया, अंडरस्को, रूही, तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ कि मेरा और तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन तुम तो जैसे जिद पकड़कर बैठी हो। रूही हैरानी से राजवीर को देख रही थी। राजवीर ने अपनी बात जारी करते हुए कहा, अंडरस्को, अगर तुमसे घर के काम नहीं होते तो मत करो, लेकिन कम से कम मेरा नुकसान तो मत करो। ये देखो तुम्हारी वजह से क्या हुआ। रूही ने फर्श पर नजर घुमाई तो उसकी आंखें भी हैरानी से फैल गई। वह अपने दोनों पैर सोफे पर चढ़ाते हुए बोली, अंडरस्को, बाढ़ आ गई क्या? रूही की ये बात सुनकर राजवीर का गुस्सा दुगना हो गया। राजवीर ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्को, बाढ़ नहीं आई, तुमने नल खुला छोड़ दिया, जिसकी वजह से टंकी तो खाली हो ही गई और घर में भी पानी ही पानी भर गया। तुम सुबह से कर क्या रही थी? अगर सोना ही था तो नल खोलकर क्यों सो गई? रूही ने आसपास नजर घुमाकर कहा, अंडरस्को, मैंने तो कपड़े धोने के लिए नल खोल था, लेकिन पानी बहुत धीरे धीरे आ रहा था। फिर मैंने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, इतने में बाल्टी भर जाएगी, लेकिन पता नहीं मैं तो कब सो ही गई। राजवीर को रूही पर बहुत गुस्सा आ रहा था। राजवीर रूही के थोड़ा सा करीब गया और फिर उसे उंगली दिखाकर बोला, अंडरस्को, मेरा और तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें आज रघुवंशी मेंशन छोड़ आता हूँ। तुम्हारे बस की कोई काम नहीं है, खामा मेरा नुकसान किए जा रही हो। रूही को राजवीर के गुस्से की आदत नहीं थी, फिर भी उसने कई बार राजवीर का गुस्सा झेला था। आज भी राजवीर के गुस्से की वजह से रूही की आंखें हल्की सी नम हो गई।
लेकिन उसने बहुत ही चालाकी से अपनी नम आंखों को राजवीर की आंखों से मिलने से छुपा लिया। वह राजवीर के सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए उसने मुस्कुराहट का सहारा लेते हुए कहा, अंडरस्को, अरे राजवीर, पहली पहली बार काम किया है ना, आदत नहीं है, पर तुम देखना मैं सबको साफ कर दूंगी। राजवीर अब भी रूही को गुस्से में देख रहा था। रूही सोफे से खड़ी हुई, उसने राजवीर की बाजू को पकड़ा और खींचती हुई कमरे में लेकर आई। फिर उसने राजवीर को बेड पर बिठाया। राजवीर के कमरे में भी पानी पानी हो गया था। रूही जल्दी से घर के बैक साइड गई, जहां नल खुला हुआ था और वह कपड़े धोने की तैयारी करने वाली थी। रूही ने जल्दी से नल बंद किया, फिर वापस से राजवीर के पास आई और फिर राजवीर के शूज उतारे और उसके पैर बेड पर रखते हुए बोली, अंडरस्को, तुम टेंशन मत लो, मैं सब साफ कर दूंगी, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना बनाकर लाती हूँ। पर राजवीर तो गुस्से में रूही को देख रहा था। रूही ने राजवीर की और मुस्कुरा कर देखा और बोली, अंडरस्को, माफ कर दो ना, एक दो गलती तो माफ कर ही सकते हो। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया सा बना कर लाती हूँ। वही रूही जल्दी से किचन में गई। किचन में जाते ही रूही की आंखों से आंसू टप टप बहने लगे। रूही ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और फिर किचन में राजवीर के लिए खाना बनाने की कोशिश करने लगी। रूही ने कभी खाना नहीं बनाया था, वह ये भी समझ रही थी अगर आज उसने अच्छा खाना नहीं बनाया तो पक्का राजवीर का बचा कुचा गुस्सा भी उस पर फूट पड़ेगा। रूही ने फ्रिज खोलकर देखा तो उसमें उबले हुए आलू रखे हुए थे, जो सुबह राजवीर ने उबाले थे, और बचे हुए आलू फ्रिज में रख दिए थे। रूही ने वह आलू लिए और यूट्यूब पर देखकर उसकी एक सूखी सी सब्जी बना दी। रूही ने फिर यूट्यूब पर देखकर आटा गूंदा, लेकिन वह आटा कभी पतला हो जाता और कभी मोटा। फाइनली रूही ने थोड़ा सा पतला आटा गूंद दिया और फिर यूट्यूब पर देखकर आड़ी टेढ़ी रोटी भी बना दी। रूही ने रोटी, सब्जी और फ्रिज में से दही निकालकर उसका भी रायता बना दिया। रूही ने सब कुछ एक प्लेट में सर्व किया, फिर जल्दी राजवीर के कमरे में गई। राजवीर अब भी बेड पर बैठा हुआ अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। रूही ने प्लेट राजवीर के सामने रखते हुए कहा, अंडरस्को, ज्यादा अच्छा नहीं बना पर अभी काम चला लो, पक्का कल से अच्छा खाना बनाना सीख जाऊंगी। राजवीर ने प्लेट की और नजर घुमाकर देखा तो उसमें आड़ी टेढ़ी रोटी रखी हुई थी, आलू की थोड़ी सी सूखी सब्जी और रायता था। वह खाना देखने में इतना बुरा भी नहीं था। राजवीर भी जब पहले खाना बनाना सीख रहा था तो वह भी ऐसा ही खाना बनाकर खाता था। राजवीर ने बिना किसी शिकायत के वह खाना खा लिया। खाना बहुत ज्यादा टेस्टी नहीं था लेकिन बुरा भी नहीं था। राजवीर इतना तो समझ गया कि रूही सच में 2 दिन में खाना बनाना सीख जाएगी। रूही ने बेड से प्लेट उठाकर राजवीर की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को, अब तुम सो जाओ, सुबह जब उठोगे तो देखना मैं सब कुछ साफ कर दूंगी, तुम्हें दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगी। राजवीर ने एक नज़र रूही को देखा और वह समझ गया कि रूही रोई थी। राजवीर का गुस्सा भी अब काफी हद तक ठंडा हो चुका था। उसे भी अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वह रूही पर इतना क्यों चिल्लाया। लेकिन राजवीर ने अब भी रूही से प्यार से बात करना ठीक नहीं समझा और अपना ब्लैंकेट खोलते हुए कहा, अंडरस्को, ठीक है, तो जाओ, खड़ी क्यों हो। रूही उदास होकर प्लेट लेकर चली गई। वह किचन में गई, उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे, लेकिन अब वह कंटिन्यू काम करती रही। अगली सुबह राजवीर की जब आंख खुली तो सुबह के 7 o'clock बज गए थे। राजवीर बेड से उठा, उसने अंगड़ाई ही तोड़ी और अगले ही पल उसके दिमाग में रात की बातें घूमने लगी। राजवीर ने सबसे पहले नज़र फर्श की और दौड़ाई, जो बिल्कुल साफ था। राजवीर ने अपना कमरा देखा। राजवीर का कमरा भी पूरे तरीके से साफ सुथरा था। राजवीर खड़ा हुआ और फ्रेश होने चला गया। करीब 1 घंटे बाद राजवीर तैयार होकर हॉल में आया तो उसने देखा पूरा हॉल अच्छे से साफ है। हॉल को देखकर कोई कह भी नहीं सकता था कि कल रात यहाँ पानी पानी था। राजवीर की नज़र फिर से रूही को ढूंढने लगी। राजवीर ने रूही का कमरा देखा लेकिन रूही कमरे में नहीं थी। राजवीर ने किचन में देखा तो रूही किचन में भी नहीं थी। राजवीर रूही को ढूंढता हुआ घर के बैक साइड में आ गया।
रूही वही थी। रूही ऑलमोस्ट सारे कपड़े धो चुकी थी। रूही उन कपड़ों को सुखा रही थी। राजवीर ने रूही को देखा तो देखता ही रह गया। रूही ने सच में कभी इतना काम नहीं किया था जितना उसने राजवीर के घर में पिछले 2 दिन में कर दिया था। रूही की किस्मत थोड़ी सी खराब थी, वरना अगर उसकी शादी पलाश से होती तो रूही एक लग्जरी लाइफ जी रही होती, लेकिन किस्मत ने रूही की किस्मत में राजवीर का साथ लिखा था और रूही खुशी खुशी राजवीर के साथ अपनी जिंदगी बिताना भी चाहती थी, जिसके चलते वह बिना किसी शिकायत के इतना सारा काम कर रही थी। रूही ने सारे कपड़े सुखा लिए। रूही ने पलटकर देखा तो राजवीर उसे ही देख रहा था। रूही ने राजवीर को देखकर एक मुस्कुराहट के साथ कहा, अंडरस्को गुड मॉर्निंग राजवीर, देखा मैंने कहा था ना, सुबह तक मैं सब कुछ साफ कर दूंगी। देखो मैंने सब कुछ साफ कर दिया, सारे कपड़े धो दिए, सारा घर अच्छे से साफ कर दिया। कहा था ना रूही को अंडरएस्टिमेट मत करना, रूही कुछ भी कर सकती है। जहां रूही इतना सारा काम करके खुद पर प्राउड फील कर रही थी, वही राजवीर को अंदर ही अंदर बुरा लग रहा था। राजवीर से रूही की हालत देखी नहीं जा रही थी। वैसे भी कल रात राजवीर रूही पर बहुत चिल्लाया था, जिसकी वजह से राजवीर गिल्ट में भी था। राजवीर कुछ बोलता उससे पहले ही रूही बोली, अंडरस्को राजवीर एक कन्फेस करना है, प्लीज तुम गुस्सा मत होना। देखो मैंने कहा था ना कि मैं धीरे धीरे सब कुछ सीख जाऊंगी, प्लीज तुम गुस्सा मत होना। राजवीर हैरानी से रूही को देखने लगा तो रूही ने अपनी बात जारी करते हुए कहा, अंडरस्को देखो राजवीर, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार कपड़े धोए हैं। मुझे नहीं पता कि कपड़े धोते हैं तो उसमें से कलर भी निकल जाता है, इसलिए तुम्हारी 3 शर्ट तिरंगा बन गई। राजवीर हैरानी से रूही को देख रहा था। रूही ने कहा, अंडरस्को मेरे कहने का मतलब है, जो तुम्हारे पास 3 वाइट शर्ट थी उसमें थोड़ा सा कलर लग गया, ऑरेंज, ब्लू और ग्रीन। ये बात बोलकर रूही ने राजवीर की शर्ट की ओर इशारा किया और राजवीर की नज़र अपनी शर्ट पर पड़ी जिस पर सच में कलर लगा हुआ था। राजवीर ने रूही को देखा तो रूही ने अपनी सफाई देते हुए कहा, अंडरस्को देखो राजवीर, मैं YouTube पर देखा है अगर नींबू से शर्ट की बाजू रगड़ी जाए तो कलर छूट जाता है। मैं ऐसा ही करूंगी, तुम्हारी तीनों शर्ट को बिल्कुल वाइट कर दूंगी। राजवीर ने गहरी सांस लेकर कहा, अंडरस्को तुम कल रात सोए नहीं। रूही ने हंसकर कहा, अंडरस्को अगर सो जाती तो इतना सारा काम कौन करता। वैसे भी मैं दिन में बहुत सो गई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सारा काम खत्म कर दिया। चलो अब तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। कहते हुए रूही अंदर जाने लगी। वही राजवीर बस रूही को ही देख रहा था। राजवीर के दिल में कहीं ना कहीं रूही ने भी अपनी एक इज्जत बना ली थी, जिसे राजवीर चाहकर भी कह नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद रूही किचन में खाना बनाने लगी और राजवीर भी डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ उसे देखने लगा। रूही ने YouTube देखा और जैसे तैसे राजवीर के लिए पनीर के पराठे बनाने लगी। पूरा 1 घंटा स्ट्रगल करने के बाद फाइनली रूही ने राजवीर के लिए पनीर के पराठे बना दिए। रूही ने राजवीर को पराठा सर्व करते हुए कहा, अंडरस्को देखा राजवीर, कल तुमने मुझे आलू के पराठे खिलाए थे, आज मैं तुम्हें पनीर के पराठे खिला रही हूँ, खाकर बताओ कैसे बने हैं। राजवीर ने पनीर का पराठा खाया, वह सच में बहुत टेस्टी बने हुए थे। रूही ने राजवीर को दूसरा पराठा सर्व किया तो राजवीर की नज़र रूही के हाथ पर गई, जिसमें दुनिया भर के कट लगे हुए थे। कुछ जलने के थे, कुछ खरोच के थे, कुछ कटने के थे। राजवीर को समझते हुए देर नहीं लगी कि वह सारे कट रूही को काम करते हुए लगे हैं। आखिर रूही तो हमेशा से ही एक प्रिंसेस की जिंदगी जी रही थी, उसने कभी भी काम नहीं किया था, तो ये छोटी मोटी चोटें लगना तो जायज था। राजवीर ने जैसे तैसे एक और पराठा खा लिया। रूही ने तीसरा पराठा सर्व किया तो राजवीर बोला, अंडरस्को नहीं रहने दो, मैं 2 ही पराठे खाता हूँ। रूही ने कहा, अंडरस्को ठीक है, तो मैं लंच पैक कर देती हूँ। रूही ने राजवीर का लंच पैक कर दिया और टिफिन बॉक्स को डाइनिंग टेबल पर रखकर कहा, अंडरस्को ये लो पतिदेव, मैं आज अच्छे से पत्नी धर्म निभाया है, अब बताओ मैं टेस्ट में पास हुई कि फेल।
राजवीर ने लंच उठाया और जाने लगा। रूही चिल्लाकर बोली, अंडरस्को, हाँ जानती हूँ, मेरी तारीफ नहीं करोगे, लेकिन कभी तो करोगे। मैं भी वेट करूंगी, कब मेरी तारीफ करोगे। पर देख लेना, मैं भी सब कुछ जल्दी जल्दी सीख जाऊंगी। कहते हुए रूही मुस्कुराई। वही राजवीर, उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। उसे रूही के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। क्या राजवीर समझेगा रूही के डेडिकेशन को? क्या रूही अपने आंसू छुपाते हुए राजवीर का दिल जीत पाएगी? क्या दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा? CH-234 ऑपरेशन, बाप बेटे का प्यार। राजवीर ने लंच उठाया और जाने लगा। रूही चिल्लाकर बोली, अंडरस्को, हाँ जानती हूँ, मेरी तारीफ नहीं करोगे, लेकिन कभी तो करोगे। मैं भी वेट करूंगी, कब मेरी तारीफ करोगे। पर देख लेना, मैं भी सब कुछ जल्दी जल्दी सीख जाऊंगी। कहते हुए रूही मुस्कुराई। वही राजवीर, उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। उसे रूही के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये फ्लैट आगे राजवीर का चेहरा उदास हो गया। वह रूही को ऐसे काम करते हुए नहीं देखना चाहता था। अगर अभी राजवीर के बीच सब कुछ ठीक होता तो राजवीर रूही की घर के काम में हेल्प करता, रूही पर इतना बर्डन नहीं डालता। लेकिन दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं था। जहां रूही कोशिश कर रही थी, वही राजवीर तो खुद को समझा भी नहीं पा रहा था। यही सब सोचते हुए राजवीर ने अपनी बुलेट स्टार्ट की और ऑफिस के लिए निकल गया। अमेरिका में शौर्य एक बड़े से हॉस्पिटल के कॉरिडोर के बाहर बेचैनी से चक्कर लगा रहा था। उसके चेहरे पर टेंशन साफ देखी जा सकती थी। उसकी गोद में देव, जो फिलहाल तो सो रहा था। वही ऑपरेशन थिएटर में दृष्टि की आंखों का ऑपरेशन हो रहा था। सर्जरी 4 घंटे की थी, जिसमें से अभी सिर्फ 40 मिनट ही बीते थे और यह 40 मिनट शौर्य के लिए 40 घंटे के बराबर थे। शौर्य का एक एक मिनट बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। थोड़ी देर में वहां दिव्यांश और सांझ दोनों ही आ गए। दोनों ने ही अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, क्योंकि दोनों ही नहीं जानते थे शौर्य उन दोनों को देखकर कैसे रिएक्ट करेगा। वही शौर्य का पूरा ध्यान तो देव को संभालने में था। शौर्य ने बहुत देर से देव को अपने कंधे पर लगाया हुआ था। दिव्यांश ने अपने बेटे को देखा तो उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई। पूरे 5 महीने बाद दिव्यांश ने देव को देखा था। दिव्यांश का मन कर रहा था कि वह अभी अपने बेटे को अपने सीने से लगा ले, लेकिन लगा नहीं सकता था। दिव्यांश से अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं होते थे। ये बात पूरी रघुवंशी फैमिली जानती थी और इसीलिए वह ड्रिंक का सहारा लेता था। दिव्यांश अपने बेटे को देखकर पलट गया। वह अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा था, फिर भी एक आंसू उसकी आंख से बह गया। वह दृष्टि और अपने बेटे के बिना कैसे रहता था, वही जानता था। दृष्टि तो फिर भी गुस्सा थी, लेकिन दिव्यांश, वो तो बिना किसी इमोशंस के जी रहा था। वही जब दिव्यांश कुछ देर तक पलटा नहीं, तो सांझ ने दिव्यांश की बाजू पकड़ी और उसे थोड़ा सा टर्न किया। दिव्यांश अपने इमोशंस कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, फिर भी सांझ ने दिव्यांश की आंखों में पानी देख ही लिया। सांझ ने कहा, अंडरस्को, समझ सकती हूँ जीजू, आपने देव को 5 महीने बाद देखा है, पर अब सब कुछ ठीक हो गया। देखो तो शौर्य आपके बेटे को कैसे सीने से लगाए घूम रहा है। दिव्यांश ने कहा, अंडरस्को, सांझ, हाँ चाचू गलत नहीं कहते, शौर्य सच में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हम सारे भाई एक तरफ और शौर्य एक तरफ, तब भी शायद शौर्य की बराबरी ना कर पाए। शौर्य कभी अपने लिए नहीं जिया, हमेशा दूसरों के लिए ही जिया। अपनी बहनों का माँ बाप, भाई बहन सब कुछ शौर्य ही है। तुम तो शौर्य के बारे में ठीक से जानती भी नहीं। दिव्यांश की बात सुनकर सांझ ने मन ही मन कहा, अंडरस्को, जीजू, जितना मैं शौर्य को जानती हूँ, शायद आप भी नहीं जानते। मैं तो शौर्य को पिछले कई सालों से जानती हूँ। कुछ देर अपने ही ख्यालों में रहने के बाद सांझ ने कहा, अंडरस्को, जीजू, आपको देव को गले लगाना है। दिव्यांश ने हैरानी से सांझ को देखा। सांझ ने फिर पूछा, अंडरस्को, बताइए ना जीजू, आप देव को गले लगाना चाहते हैं? दिव्यांश ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी। सांझ सोच ही रही थी कि वह ऐसा क्या करें कि शौर्य देव को उसे दे दे, और तभी देव की रोने की आवाज हुई।
देव रोने लगा। वही शौर्य देव को चुप करने के लिए इधर उधर घूम रहा था। देव 7 महीने का हो गया था, अब उसका हंसना और रोना भी तेज हो गया था। वही शौर्य देव को चुप कराने में नाकाम हो रहा था। सांझ को तभी आइडिया सूझ गया। उसने अपना मास्क ठीक किया और शौर्य के पास जाकर बोली, अंडरस्को लाइए, शायद मेरे पास चुप हो जाए। शौर्य किसी अनजान को अपना बेबी देना नहीं चाहता था, इसलिए उसने मना करते हुए कहा, अंडरस्को नहीं, रहने दीजिए, मैं खुद चुप करवा लूंगा। सांझ ने दिव्यांश की तरफ देखा और दिव्यांश ने कसकर आंखें बंद कर ली। दिव्यांश शौर्य को जानता था, वह इतनी आसानी से तो किसी अजनबी को अपना भांजा नहीं देता। दिव्यांश ने मन ही मन कहा, अंडरस्को देव तू मेरा बेबी है ना, मेरा बाबू है ना, पापा की बात मानेगा ना, और जोर से रो, तभी ये तेरा मामा सांझ को तुझे देगा। देव ने तो जैसे अपने पापा के दिल की बात सुन ली थी और वह और जोर से रोने लगा। वही सांझ ने एक बार फिर शौर्य को देखकर कहा, अंडरस्को लाइए सर, मैं चुप करवा देती हूँ। शौर्य देना तो नहीं चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी उस लड़की की आवाज में एक अपनापन महसूस हो रहा था। शौर्य ने देव को सांझ को दे दिया और सांझ ने उसे अपने सीने से लगा लिया। सांझ थोड़ी देर तक उसके कान में धीरे से बोलती रही, अंडरस्को देव प्लीज चुप हो जा, देव अपने होने वाली मामी की बात नहीं मानेगा। ये सुनते ही देव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और देव को हंसता हुआ देखकर दिव्यांश की मुस्कुराहट भी बड़ी हो गई। वही शौर्य भी हैरान था, क्योंकि देव या तो दृष्टि के पास रहता था या फिर उसके पास, लेकिन आज वह किसी तीसरे इंसान के पास भी मुस्कुरा रहा था। वही सांझ भी देव को हंसता हुआ देखकर खुश हो गई और वह धीरे से बोली, अंडरस्को लगता है देव मेरी और तुम्हारी बहुत पटने वाली है। तुमने तो अपनी होने वाली मामी की इज्जत रख ली, कितने प्यारे हो तुम। वही दिव्यांश अब भी कॉरिडोर से थोड़ा सा दूर खड़ा हुआ जानबूझकर मोबाइल देख रहा था, ताकि शौर्य को उस पर शक ना हो जाए। थोड़ी देर बाद शौर्य ने देव को गोद में लेकर कहा, अंडरस्को थैंक यू, आपने मेरे बेटे को चुप करवा दिया। वही सांझ फिर से मन ही मन बोली, अंडरस्को देव रोना शुरू करो, तुम्हारे मामा तो खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं। अभी तो मैंने तुम्हें ठीक से प्यार भी नहीं किया और तुम्हारे मामा ने तुम्हें मेरी गोद से ले लिया। देव तो जैसे अपनी मामी के दिल की बात सुन रहा था और वह फिर से रोने लगा। ये देखकर दिव्यांश को हंसी आ गई। वही सांझ के चेहरे की मुस्कुराहट भी बड़ी हो गई। दिव्यांश ने देव की नौटंकी देखकर मन ही मन कहा, अंडरस्को लगता है ये अपने शिवाय चाचू पर चला गया, साला बहुत नौटंकी है। सांझ ने एक बार फिर से शौर्य को आंखों में देखते हुए कहा, अंडरस्को लाइए दे दीजिए, मैं चुप करा लूंगी। शौर्य को देव पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था। शौर्य ने दांत पीसते हुए धीरे से कहा, अंडरस्को तुझे तो मैं घर बताता हूँ। फिर ना चाहते हुए भी उसने देव को सांझ की गोद में दे दिया। वही देव जैसे ही सांझ की गोद में आया चुप हो गया। सांझ ने भी धीरे से देव की कान में कहा, अंडरस्को क्या बात है, तुम्हारे मामा ने तो मुझे पहचाना नहीं, लेकिन तुम तो मास्क के पीछे भी अपने होने वाली मामी को पहचान गए। बस अब कुछ भी करके तुम्हारी परमानेंट मामी बन जाऊं, पर जानती हूं तुम्हारी मामी बनना इतना आसान नहीं। थोड़ी देर बाद सांझ ने महसूस किया कि देव ने पॉटी कर दी। ये देखकर सांझ की मुस्कुराहट और बड़ी हो गई, क्योंकि यही एक वक्त था जब शायद वह दिव्यांश से देव को मिलवा सकती थी। सांझ बोली, अंडरस्को सर शायद आपके बच्चे ने पॉटी कर दी है। ये सुनते ही शौर्य ने अपने माथे पर हाथ मार कर कहा, अंडरस्को ये भी ना हमेशा गलत टाइम पर करता है। शौर्य ने अपनी बाहें फैला कर कहा, अंडरस्को लाइए मुझे दे दीजिए, मैं साफ कर दूंगा। सांझ बोली, अंडरस्को कोई बात नहीं, अगर आप इजाजत दे तो मैं कर देती हूँ। शौर्य हैरानी से सांझ को देखने लगा। शौर्य के दिमाग में हजार सवाल चल रहे थे। आखिर ये लड़की उसकी इतनी मदद क्यों कर रही है? सांझ ने भी शौर्य के चेहरे को समझते हुए कहा, अंडरस्को आप फिक्र मत कीजिए, मैं हॉस्पिटल की स्टाफ मेंबर हूँ, यही रिसेप्शनिस्ट का काम करती हूँ। थोड़ा टाइम फ्री थी, इसलिए कॉरिडोर में चक्कर लगा रही थी।
मैं आपके बच्चे को साफ कर दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। जो भी था, लेकिन शौर्य को देव की पॉटी धोने में बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। उसने एक दो बार ही देव की पॉटी साफ की थी, बाकी टाइम तो दृष्टि से ही उसकी पॉटी साफ करवाता था। शौर्य ने भी ना चाहते हुए कहा, अंडस को ठीक है, कर दीजिए। वही कॉरिडोर में थोड़ी दूर जाकर एक वॉशरूम था। सांझ देव को लेकर उस वॉशरूम में आ गई। सांझ ने वॉशरूम का गेट ही खोला था कि पीछे पीछे दिव्यांश भी आ गया। दिव्यांश ने जल्दी से देव को गोद में ले लिया और अपने सीने से लगा लिया। दिव्यांश ने एक ही सेकंड में अपने बच्चों का सारा चेहरा चूम लिया। दिव्यांश ने देव को इतनी कसकर गले लगाया था जैसे वह उसे अब कभी नहीं छोड़ेगा। वही देव भी दिव्यांश के मास्क को खींच रहा था। फाइनली थोड़ा सा स्ट्रगल करने के बाद देव ने दिव्यांश का मास्क उसके चेहरे से हटा दिया। दिव्यांश ने जैसे ही अपने पापा की शक्ल देखी वह हंसने लगा। वही दिव्यांश ने देव को एक बार फिर अपने सीने से लगा लिया। करीब 2 to 3 मिनट बाद सांझ ने कहा, अंडस को जीजू इसने पॉटी की हुई है। दिव्यांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, अंडस को सांझ इसे मैं साफ करता हूँ। देखते ही देखते दिव्यांश ने अपने छोटे से बच्चे की पॉटी साफ कर दी। सांझ ने देव को गोद में लेकर कहा, अंडस को मैं इसे बाहर लेकर जाती हूँ, वरना शौर्य को शक हो जाएगा। दिव्यांश ने हाँ में गर्दन हिला दी। वही देव जो कि आधा नंगा था, उसके चेहरे पर अब भी एक मुस्कुराहट थी और वह इस वक्त बहुत फनी लग रहा था। सांझ जैसे ही जाने को हुई, दिव्यांश ने उसे रोक लिया और अपने हाथ साफ करके फिर से देव को गोद में ले लिया और फिर उसका माथा चूमकर कहा, अंडस को बहुत जल्द हम अपने घर चलेंगे। पापा तुम्हें और माँ दोनों को अपने साथ रघुवंशी मेंशन ले जाएंगे, ठीक है बेबी। देव तो अपने पापा की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था, जैसे वह सब कुछ समझने लगा। थोड़ी देर बाद सांझ देव को लेकर वॉशरूम से बाहर चली गई। सांझ देव को शौर्य के पास ले आई और बोली, अंडस को इसके कपड़े दे दीजिए, पहना दूंगी। शौर्य जो कि एक बैग लेकर आया था, शायद उस बैग में देव के कपड़े ही थे। उसमें से एक हाफ पेंट निकालकर सांझ को देते हुए कहा, अंडस को थैंक यू, आप मेरी इतनी हेल्प कर रही है, वरना मैं तो परेशान हो जाता। सांझ ने कहा, अंडस को कोई बात नहीं, मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं। शौर्य ने कहा, अंडस को ये तो अच्छी बात है कि आपको बच्चे अच्छे लगते हैं। सांझ ने बिना सोचे समझे कहा, अंडस को नहीं, मुझे बड़े भी अच्छे लगते हैं। ये सुनते ही शौर्य तो थोड़ा शॉक हो गया, लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया। वही सांझ ने तो कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। सांझ ने अपनी बात ठीक करते हुए कहा, अंडस को मेरे कहने का मतलब ये था, मुझे बड़े बच्चे भी अच्छे लगते हैं, जो 5 या 6 साल के होते हैं वह बच्चे। शौर्य के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई, जैसे वह ये कहना चाहता हो, अंडस को हाँ, मैं आपके कहने का मतलब समझ गया। फिर उसने देव को गोद में ले लिया। सांझ ने अब तक देव को हाफ पैंट पहना दी थी। इंडिया में वंशिका ने घर के मंदिर में पूजा की और फिर आरती लेकर आर्या के कमरे में गई। आर्या अब भी बहुत ज्यादा कमजोर थी, इसलिए वह बैठी हुई थी। वांशिक ने हमेशा की तरह आर्या के माथे पर तिलक लगाया और उसे आरती दी और फिर जैसे ही पलटी, उसकी नज़र वरदान पर गई, जो आर्या के कमरे में ही आ रहा था। वरदान, आर्या और वंशिका तीनों ने एक साथ बहुत सारी बातें की और फिर वंशिका ने आर्या को लेटाते हुए कहा, अंडस को आर्या अब तुम सो जाओ, तुम्हारे लिए ज्यादा बात करना, उठना बैठना अभी ठीक नहीं है, तुम अभी बहुत कमजोर हो। इतना कहकर वंशिका ने आर्या को ब्लैंकेट उड़ा दिया और आर्या भी थोड़ी ही देर में सो गई। वरदान और वंशिका आर्या के कमरे से बाहर आ गए। दोनों ही लिविंग एरिया में बैठे थे। वंशिका ने कहा, अंडस को शौर्य से बात करवा दीजिए। जब से वह गया है, आपने एक बार भी मेरी बात उससे नहीं करवाई, क्या अब भी आपको शौर्य का नंबर नहीं मिला? वरदान ने कहा, अंडस को वंशिका, तुमसे मैंने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन शौर्य खुद ही हम लोगों से कांटेक्ट नहीं करना चाहता। 1 महीने पहले बात हुई थी उससे, उसने यही कहा कि बुआ से कहना हम ठीक हैं, हमारी टेंशन ना ले।
वंशिका ने कहा, अंडरस्कोर कैसे टेंशन न लूं, कम से कम उसे ये तो बता दीजिए कि आर्या ठीक हो गई, उसे तसल्ली तो हो जाएगी। वरदान ने कहा, अंडरस्कोर कैसे बताऊं, उसका मन होता है तो वह बात करता है, उसका मन होता है तो बात नहीं करता। CH-235 छोटा डॉन। वरदान ने कहा, अंडरस्कोर वंशिका तुमसे मैंने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन शौर्य खुद ही हम लोगों से कांटेक्ट नहीं करना चाहता। 1 महीने पहले बात हुई थी उससे, उसने यही कहा कि बुआ से कहना हम ठीक हैं, हमारी टेंशन ना ले। वंशिका ने कहा, अंडरस्कोर कैसे टेंशन न लूं, कम से कम उसे ये तो बता दीजिए कि आर्या ठीक हो गई, उसे तसल्ली तो हो जाएगी। वरदान ने कहा, अंडरस्कोर कैसे बताऊं, उसका मन होता है तो वह बात करता है, उसका मन होता है तो बात नहीं करता। अब आगे। वंशिका को गुस्सा आ गया और वह घूर कर वरदान को देखने लगी। वरदान समझ गया आज उसकी वोट लगने वाली है। जो वंशिका इतने महीनों से शांत थी, आज वह अपना विकराल रूप वरदान को दिखाएंगी। वरदान धीरे धीरे वहां से उठने लगा तो वंशिका चिल्लाकर बोली, अंडरस्कोर चुपचाप बैठे रहो, अगर उठे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वरदान जो कि सोफे से उठा था वह बैठ गया। वंशिका ने हाथ बांधकर गुस्से में कहा, अंडरस्कोर आप खुद को समझते क्या है? आप तो कह रहे थे कि आप बहुत बड़े डॉन रह चुके हैं, ऐसी कौन सी गली के डॉन थे आप कि आपसे अब तक शौर्य का फ़ोन नंबर पता भी नहीं हुआ, या फिर मुझे दिखाने के लिए ही डॉन करते हो? ऐसा तो नहीं है कि राजपाल यादव की तरह आप भी छोटा डॉन हैं और मेरे सामने अकड़कर दिखाते हैं। वरदान तो चुपचाप बैठ रहा। वह जानता था अभी तो वंशिका ने बोलना शुरू किया है और अभी तो वंशिका उसे और बहुत कुछ बोलेगी। वरदान तो चुपचाप किसी मासूम से बच्चे की तरह बैठा रहा। वहीं ये सब देखकर डैनी जो कि डाइनिंग टेबल पर बैठा था और नाश्ते का इंतजार कर रहा था, उसके चेहरे पर एक हंसी आ गई। वंशिका ने डैनी को देखकर कहा, अंडरस्कोर और तुम किस खुशी में हंस रहे हो? कहा तो मैंने तुम्हें भी था कि शौर्य का पता लगाओ। तुमने भी कहा था हाँ मिसेज रजावत मैं बता दूंगा जब शौर्य मिलेगा। तुम्हें मिला? अभी तक शौर्य कहाँ है? मेरा शौर्य कैसा है? मेरी दृष्टि कुछ भी तो नहीं बताया अभी तक। कम से कम मेरे बच्चे को ये तो बता दो कि आर्या बिल्कुल ठीक हो गई। डैनी जो कि अभी हंस रहा था वह भी चुपचाप बैठ रहा। वंशिका ने घूमकर वरदान को देखा और बोली, अंडरस्कोर जब शौर्य यहाँ से गया था तब आपने क्या बोला था मुझे कि अभी शौर्य को जाने दो, बाद में उसे बुला लेंगे। और वह बात कब होगी बताइए मुझे? कब होगी वह बात? कब बुलाएंगे आप शौर्य को इंडिया वापस? रजावत साहब मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। मैं पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी हूँ और कुछ नहीं झेलना चाहती। मुझे मेरा परिवार हंसता खेलता चाहिए। ये हमेशा का था। हफ्ते में एक बार वंशिका वरदान की खिंचाई करती थी तो वरदान भी चुपचाप एक जगह बैठकर वंशिका की बातें सुनता रहता था। वही डैनी भी 15-20 दिन में वंशिका से डांट सुन ही लेता था, लेकिन वह भी कुछ नहीं बोलता था। आज भी वरदान चुपचाप बैठा हुआ था। अंडरस्कोर तभी वंशिका ने चिल्लाकर कहा, मुंह में दही जमाकर क्या बैठे हुए हैं? फोन कीजिए शौर्य को। अब ये मत कहना कि आपके पास शौर्य का नंबर नहीं है। मैं जानती हूँ अगर आप चाहो तो शौर्य से कांटेक्ट कर सकते हैं। वरदान अब भी कुछ नहीं बोला। वंशिका को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। वंशिका बोली, अंडरस्कोर एक बात बताइए, आप सच में माफिया किंग रह चुके हैं या फिर चीटिंग करके माफिया किंग बने हैं? ये सुनकर वरदान और डैनी दोनों को हंसी आ गई। वही वंशिका का खून फूक गया। वंशिका अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। आखिर 5 महीने हो गए थे, ना तो उसकी शौर्य से बात हुई और ना ही दृष्टि से दिन रात अपने तीनों बच्चों के लिए प्रार्थना करती थी और तीनों ही बच्चे उससे बात करने की हालत में नहीं थे। तभी वंशिका के कानों में शौर्य की आवाज आई, अंडरस्कोर बुआ जी मैं ठीक हूँ। वंशिका ने सिर उठाकर देखा तो वरदान ने शौर्य को वीडियो कॉल किया था और शौर्य अस्पताल में था। वंशिका ने जैसे ही फोन में शौर्य और देव को देखा उसकी आंखें छलक गई। वंशिका कुछ बोल नहीं रही थी लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थी। वंशिका ने कहा, अंडरस्कोर
तुझे अपनी बुआ की याद नहीं आती? शौर्य बोला, आती है बुआ, मुझे ये बात कहने की जरूरत नहीं है कि मुझे आप सबकी याद नहीं आती है, लेकिन आप मेरी और दृष्टि की हालत समझ सकते हो। दृष्टि को शांति चाहिए जो इंडिया में तो नहीं मिलती। जब तक दृष्टि नहीं चाहेगी हम इंडिया नहीं आएंगे। आपसे बातें इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ मुझसे बातें करेगी तो आपकी आंखें भर आएंगी। वंशिका तो बहुत देर तक देव को देखते रही और फिर बोली, देव बड़ा हो गया, तू तो इसकी फोटो भी नहीं भेजता। शौर्य भी अपने इमोशंस कंट्रोल करता हुआ बोला, ऐसा नहीं है बुआ जी कि आप सबसे दूर जाने के बाद मैं खुश हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ इस वक्त दृष्टि को एक मोरल सपोर्ट की जरूरत है, और अगर मैं अपनी बहन को मोरल सपोर्ट भी ना दे पाऊँ तो क्या फ़ायदा मेरा भाई होने का। अब आप चुप हो जाइए बुआ जी, और कहते हैं ना कि दुख हमेशा नहीं रहता, ये दुख भी हमेशा नहीं रहेगा, हम फिर से एक फैमिली की तरह रहेंगे। प्लीज़ आपका आशीर्वाद चाहिए और आप शांत हो जाइए। शौर्य के कहने पर वंशिका ने अपनी आंसू साफ कर लिए और फिर खुश होकर बोली, तुझे पता है आर्या ठीक हो गई, होश में आ गई आर्या। ये सुनते ही शौर्य की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वह इतना खुश था जैसे उसे कायनात मिल गई हो। शौर्य ने कहा, बुआ जी मैंने ठीक से सुना नहीं, क्या कहा आपने? वंशिका भी हंसकर बोली, यही कि तेरी बहन को होश आ गया है, वह कोमा से बाहर आ गई है, वह ठीक हो रही है, कुछ ही दिनों में पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, उसकी आवाज भी वापस आ गई है। ये सुनते ही शौर्य की आंखों से भी एक आंसू बह गया। आखिर शौर्य तो कब से आर्या को ठीक कराने के लिए पैसे इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा था। शौर्य ने कहा, बुआ जी ये तो बहुत खुशी की बात है, दृष्टि का ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो जाएगा, और जब वह ये बात सुनेगी तो उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। शौर्य से बात करने के बाद वंशिका ने फोन कट कर दिया। वंशिका की आंखों से अभी आंसू आ रहे थे। वही वरदान ने अपनी बाहें वंशिका पर लपेटते हुए कहा, बस खुश कर ली शौर्य से बातें। वंशिका कुछ नहीं बोली, लेकिन वंशिका को बहुत सुकून मिल रहा था। आखिर कितने महीनों बाद उसने अपने भतीजे से बात की थी। थोड़ी देर बाद वंशिका ने वरदान के सीने पर सिर रख लिया और देखते ही देखते वंशिका सो गई। वरदान ने जब महसूस किया कि वंशिका सो गई तो हैरानी से डैनी को देखा। वही डैनी तो खाली प्लेट वरदान को दिखा रहा था, जैसे कहना चाहता हो, मैम तो सो गई, हमें खाना कौन देगा। वरदान को थोड़ी सी हंसी आ गई, लेकिन फिर उसने पलकें झुका दी जैसे कहना चाहता हो, चिंता मत करो मैं हूं ना। वरदान ने गोद में उठाकर वंशिका को बेडरूम में लेटा दिया और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके उसके माथे को चुमकर कमरे से बाहर आ गया। डैनी ने कहा, आज मैम सुबह ही सो गई। वरदान बोला, शायद पिछले कई महीनों से ठीक से सोई नहीं है। खैर छोड़ो अपनी मैम के हाथ का, तो खाना रोज ही खाते हो, आज अपने सर के हाथ का खा लो। डैनी ने अपना सलाइवा घटक कर कहा, नहीं सर मैं बाहर खा लूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस पर वरदान ने डैनी के सिर पर हल्का सा मारते हुए कहा, ज्यादा स्मार्ट मत बनो, इतना बुरा खाना भी नहीं बनाता, चुपचाप जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठो। डैनी ने हामी गर्दन हिलाई और जाकर चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और भगवान से मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि उसके सर उसके लिए कम से कम अच्छा खाना बना दे। थोड़ी देर बाद वरदान खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लेकर आया और उसने अपना और डैनी का खाना सर्व किया। खाना इतना बुरा भी नहीं बना था और फिर दोनों ने बैठकर वह खाना खाया। कहीं दूसरी तरफ अमेरिका में आर्या बिल्कुल ठीक हो गई और उसकी आवाज वापस आ गई। ये सुनकर शौर्य की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। शौर्य ने खुश होकर पहले तो देव के पूरे चेहरे को चूम लिया और फिर अनजाने में ही सांझ को गले लगाकर कहा, आप जानती हैं मेरी छोटी बहन जो इंडिया में रहती है, उसकी आवाज वापस आ गई, मैं आज बहुत खुश हूँ। वही सांझ तो जैसे सुन हो गई, उसकी तो दिल की धड़कनें डबल स्पीड से भागने लगी, उसके रोंगटे खड़े हो गए।
अनजाने में ही सही, लेकिन शौर्य ने उसे गले लगाया था। शौर्य को भी थोड़ी देर बाद महसूस हुआ कि उसने एक्साइटमेंट में क्या कर दिया, और फिर वह सांझ से दूर होकर बोला, सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। लेकिन सांझ ने कहा, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। और सांझ तो बस बेसुध सी पलटकर वहां से जाने लगी और फिर एक कॉरिडोर से होती हुई एक सुनसान सी जगह पर गई, और वहां जाते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और आंखों में शर्म। वह तो खुद को ही गले लगा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर दी और शौर्य को महसूस करने लगी। वही दिव्यांश भी शौर्य को ही देख रहा था। शौर्य को खुश होता हुआ देखकर दिव्यांश को भी बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन थिएटर का गेट खुला। डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर को देखकर शौर्य को घबराहट होने लगी। अभी थोड़ी देर पहले वह खुश था, लेकिन अभी उसे डर लग रहा था। तभी डॉक्टर ने अपना मास्क उतारा और मुस्कुराकर कहा, कंग्रेचुलेशन मिस्टर शौर्य राजपूत, आपकी बहन का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। ये सुनते ही शौर्य तो जहां खड़ा था घुटनों के बल वहीं बैठ गया। वहीं उसने देव को अपने सीने से चिपका रखा था और फिर से देव को चुमकर कहा, देव, आज तो भगवान हमें खुशी पर खुशी दिए जा रहा है। तेरी माँ की आंखें भी ठीक हो जाएगी और तेरी मौसी वह तो ठीक हो ही गई। वही देव अपने मामा की बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। दिव्यांश भी जहां खड़ा था वहीं खड़ा रहा। उसने भी अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसके चेहरे पर भी एक खुशी थी, होंठों पर एक मुस्कुराहट। बस वो अब अपनी दृष्टि को देखना चाहता था, इसीलिए ध्यान से डॉक्टर की बात सुनने के लिए वही खड़ा रहा। तभी दिव्यांश ने अपना फोन निकाला और सांझ को मैसेज किया। थोड़ी ही देर में सांझ वापस आ गई। उसने शौर्य को घुटनों के बल बैठते हुए देखा तो दिव्यांश की और आंखों आंखों में इशारा किया, और दिव्यांश ने भी आंखों आंखों में उसे कुछ इशारा किया। सांझ शौर्य के पास जाकर बोली, आप ठीक है? शौर्य ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, हाँ, वह मेरी बहन का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, इसीलिए खुशी संभाले नहीं संभल रही। सांझ ने देव को गोद में लेकर कहा, ये तो अच्छी बात है। थोड़ी देर बाद शौर्य ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और खड़ा हो गया, और फिर डॉक्टर को देखकर बोला, अब कैसी है मेरी बहन? डॉक्टर ने कहा, वह अभी होश में है, आप चाहे तो घर जा सकते हैं, उन्हें आज रात होश नहीं आएगा। शौर्य ने कहा, ओके, मैं यहीं रुकूंगा। इस पर डॉक्टर ने कहा, देखिए, हम आपको रुकने के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन ये हॉस्पिटल है, आपको अपने बच्चे को लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। बच्चे का अस्पताल में इतनी देर तक रहना ठीक नहीं। शौर्य वहाँ रुकना चाहता था, लेकिन डॉक्टर ने शौर्य को बहुत देर तक समझाया। शौर्य को भी लगा कि शायद देव को लेकर अस्पताल में रुकना ठीक नहीं है, इसलिए शौर्य देव को लेकर अस्पताल से चला गया। वही शौर्य के जाते ही दिव्यांश ने अपना मास्क उतारा और डॉक्टर के पास आकर उनसे हैंडशेक करके बोला, ये लड़का बहुत जिद्दी है, लेकिन आपने हैंडल कर लिया। डॉक्टर ने कहा, जिद्दी भी है, लेकिन बहुत अच्छा है। मैं इसे 2-3 बार ही मिला हूँ, लेकिन समझ सकता हूँ कि ये अपनी बहनों को बहुत प्यार करता है। अचानक ही दिव्यांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वह बोला, आपको पता है डॉक्टर, इसके अच्छेपन की वजह से मैं और शिवाय कितना डांट खाते हैं। डॉक्टर ने कहा, हाँ, जानता हूँ, हर्षवर्धन को ऐसी आदत है, उसकी बिल्कुल अपने बड़े भाई यानी तुम्हारे पापा पर गया है। थोड़ी बहुत बात करने के बाद दिव्यांश ने कहा, क्या मैं दृष्टि से मिल सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा, दृष्टि अभी भी होश है, लेकिन तुम चाहो तो मिल सकते हो। 2 दिन बाद उसकी आंखों की पट्टी खुल जाएगी। दिव्यांश ने सांझ को देखकर कहा, सांझ, तुम होटल वापस चली जाओ, मैं यहाँ दृष्टि के पास रुकूंगा। सांझ तो शौर्य के पास जाना चाहती थी, लेकिन बेचारी जा भी नहीं सकती थी। सांझ ने हाँ में गर्दन हिला दी और दिव्यांश ने कहा, ठीक है, बाहर हमारा ड्राइवर खड़ा है, वह तुम्हें होटल ले जाएगा, या तुम कहीं घूमने जाना चाहती हो तो उसके साथ जा सकती हो।
सांझ ने हमें गर्दन हिला दी और फिर अस्पताल से चली गई। वही दिव्यांश ने दृष्टि के कमरे की ओर कदम बढ़ाए। दृष्टि को अब तक वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। दिव्यांश जैसे जैसे दृष्टि के करीब जा रहा था, उसके दिल की धड़कनें डबल स्पीड से भाग रही थी। हालांकि दृष्टि बेहोश थी, लेकिन फिर भी दिव्यांश को डर लग रहा था।